नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती आज शिवनेरी फोर्ट में हुआ आयोजन। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। सॉयल हेल्थ कार्ड को 1 दशक पूरा, किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता की दी जाती है जानकारी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हो रही है लागू। और चीन में शादियां हो रही हैं कम, बढ़ती महंगाई बताई जा रही है वजह। कम होती जनसंख्या का सामना कर रहा है चीन। आइए शुरू करें। आज यानी 19 फरवरी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी किले में उनकी जयंती को लेकर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी किलों का विकास करेगी। साथ ही सभी किलों से अतिक्रमण हटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने 12 किलों को यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा दिलाने की कवायद शुरू की है, जिनमें शिवनेरी फोर्ट भी शामिल है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज पर उनके गुरु समर्थ रामदास का काफी प्रभाव था। उनके जीवन काल में पुरंदर की संधि बेहद महत्वपूर्ण है। ये संधि मुगलों की तरफ से सेनापति जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। बताते हैं कि उनका राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ के किले में 1674 में किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी महाराज अपने विरोधियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। गुरिल्ला एक युद्ध पद्धति है, इसे आम भाषा में छापामार युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध पद्धति में छोटी सैन्य टुकड़ियां शत्रु सेना के पीछे से आक्रमण कर बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। मराठा प्रशासन 2 भागों में बटा था। एक भाग जो सीधे मराठों के अधीन था उसे स्वराज कहते थे। वहीं दूसरा वो क्षेत्र जो मुगलों के अधीन था, लेकिन वहां चौथ की वसूली की जाती थी। एक लंबी तटरेखा के मालिकाना हक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना बनाने पर ध्यान दिया। उन्हें समझ आ गया था कि एक मजबूत नौसेना ही समुद्र पर नियंत्रण दिला सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने, बंदरगाहों की रक्षा करने और यूरोपीय प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना गठित की थी। उनकी दूरगामी रणनीतियों ने भारत के समुद्री इतिहास और तटीय रक्षा को बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। मराठा प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया है। इसके मुताबिक देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच 6.4% रही है। यह आंकड़ा 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए है। इसमें भी पुरुषों के लिए बेरोजगारी की दर 5.8% और महिलाओं के लिए बेरोजगारी की दर 8.1% है। बीते साल इसी समय में बेरोजगारी की दर 6.5% के करीब थी। वहीं बीते साल महिलाओं में बेरोजगारी की दर 8.6% के करीब थी। इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की दर में कमी दर्ज की गई है। इन आंकड़ों को राज्यवार देखें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर 10.4% थी, जबकि गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी दर 3% थी। वहीं महिला बेरोजगारी दर भी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 24% थी, जबकि दिल्ली में महिला बेरोजगारी दर सबसे कम 1.3% दर्ज की गई है। वहीं श्रम बल भागीदारी दर LFPR सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए 39.6% थी। श्रम बल भागीदारी दर से मतलब है श्रम बल में जनसंख्या की भागीदारी का परसेंटेज। इसके अलावा महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर में 0.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्रम बल भागीदारी दर सबसे कम बिहार में दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति काम की तलाश में हो लेकिन फिर भी काम न हासिल कर सके। बेरोजगारी की सही स्थिति के आकलन के लिए बेरोजगारी की दर का आंकड़ा निकाला जाता है। इसके लिए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल में लगे लोगों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। 19 फरवरी 2025 को सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का एक डेकेड पूरा हो गया, एक दशक पूरा हो गया है। इस योजना को 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से लॉन्च किया गया था।
वित्त वर्ष 2022-23 से इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक कंपोनेंट के तौर पर शामिल किया गया है। इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी नाम से लागू किया जा रहा है। योजना का मकसद देश के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मुहैया कराना है। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही योजना है। इसे सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कृषि विभागों के द्वारा लागू किया जाता है। इसका मकसद किसानों को उनके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी मुहैया कराना है। साथ ही मिट्टी में उर्वरकों की कितनी मात्रा की जरूरत है, ये सलाह भी दी जाती है। इसमें मृदा में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मृदा परीक्षण किया जाता है। इसका मकसद सतत कृषि को भी बढ़ावा देना है। सॉइल हेल्थ कार्ड में मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की जानकारी दी जाती है। इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम और फास्फोरस तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, आयरन, बोरोन, मैग्नीशियम और कॉपर की जानकारी शामिल होती है। इसके अलावा मिट्टी के पीएच लेवल और ऑर्गेनिक कार्बन की जानकारी भी शामिल की जाती है। इस कार्ड के आधार पर किसानों को बताया जाता है कि मिट्टी को किस और कितने उर्वरक की मात्रा की जरूरत है। मिट्टी के लिए कार्ड तैयार करने के लिए साल में 2 बार सैंपल्स लिए जाते हैं और ये सैंपल रबी और खरीफ की फसलों के कटने के बाद लिए जाते हैं। इस योजना के जरिए किसानों को मुफ्त में सॉइल टेस्ट की सुविधा दी जाती है। किसानों को समय पर सॉइल टेस्ट का एनालिसिस दिया जाता है। साथ ही जब किसानों को उनके खेत की मिट्टी की जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड कार्ड दिया जाता है तो किसान उर्वरकों का प्रयोग एक सीमित मात्रा में करते हैं, जिससे इनपुट कॉस्ट में कमी आती है। साल 2017 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इससे जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया था। आइए देखते हैं। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य है सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, बैंकों को मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा का आकलन करने में सक्षम बनाना, कृषि भूमि में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की जांच करना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल तीसरा कथन सही है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक चीन में ऐसे कपल्स की संख्या लगातार कम हो रही है जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं। 2024 में केवल 6.1 मिलियन कपल्स ने शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। साल 2023 के मुकाबले इन आंकड़ों में 20.3% की कमी दर्ज की गई है। चीन में लिविंग कॉस्ट में होती वृद्धि और शहरी बेरोजगारी के बढ़ने के चलते तकरीबन 44% शहरी महिलाएं शादी ही नहीं करना चाहती। शादी करने वाले कपल्स की कम होती संख्या को चीन में कम होती जनसंख्या के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले 3 साल से चीन की जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 2022 में तो ये आलम था कि चीन में होने वाली मौतों की संख्या के आंकड़ों ने जन्म दर के आंकड़ों को पार कर लिया था। जानकार बताते हैं कि शादी और जन्म दर में आने वाली गिरावट की वजह है चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी। चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी को साल 1980 में लागू किया गया था और इस पॉलिसी को चीन में 969 मिलियन जनसंख्या के बाद लागू किया गया था। इसमें चीन के कपल्स को केवल एक ही बच्चा पैदा करने का प्रावधान किया गया था। इस पॉलिसी को बेहद कड़े तरीके से लागू भी किया गया, जिसमें फोर्स्ड अबॉर्शन से लेकर फाइन तक को शामिल किया गया था। इस पॉलिसी के चलते चीन में जनसंख्या नियंत्रण तो हुआ, लेकिन सेक्स रेशियो गड़बड़ हो गया। जब लोगों पर 1 चाइल्ड का दबाव बनाया गया तो उन्होंने चाइल्ड के तौर पर मेल चाइल्ड को प्राथमिकता दी। इस इम्बैलेंस और घटती जनसंख्या को कंट्रोल करने के मकसद से 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की। 2021 में इसे मॉडिफाई करके 3 चाइल्ड पॉलिसी किया गया, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली लेयर होती है। वैसे तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन पोल्स और इक्वेटर पर इसकी हाइट वेरी करती है। पोल्स पर इसकी हाइट 8 किलोमीटर तक, तो इक्वेटर पर इसकी हाइट 18 किलोमीटर तक होती है। इस हाइट को पृथ्वी की सतह से मापा जाता है, तो एक तरह से हम ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। ये लेयर इंसानों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी मौसमी घटनाएं इसी लेयर में होती हैं। इस लेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। हमें आसमान में जो बादल दिखाई देते हैं, ज्यादातर बादल इसी लेयर में फॉर्म होते हैं। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंटेल इंडिया ने AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया है।
इस पहल का मकसद भारतीय युवाओं में एआई के सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाना और उद्यमिता की सोच को बढ़ावा देना है। 2025 तक इसका लक्ष्य 1 लाख युवाओं को तकनीकी कौशल से लैस करना है। यह कार्यक्रम एआई, उद्यमिता रणनीतियां और समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। इसे पूरा करने वाले प्रतिभागियों को MSDE, NSDC, स्किल इंडिया और इंटेल का संयुक्त प्रमाण पत्र मिलेगा। केंद्र सरकार ने पीएम आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की अनुमति दी है। इससे देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। इस योजना का मकसद किसानों को उचित मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं के लिए जरूरी वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS, PDPS यानी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम यानी PPSS हैं। इसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में हुई थी। इस योजना का नोडल मंत्रालय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। यह IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल के इतिहास को दर्शाता है। इसे दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के साथ मिलकर विकसित किया गया है, जिसमें IMD के मुख्यालय की दीवारों पर भारत के मौसम विज्ञान की विकास यात्रा और इसके समाज पर प्रभाव को चित्रित किया गया है। यह बताता है कि IMD का सही पूर्वानुमान किसानों, मछुआरों और आम लोगों के लिए मददगार रहा है। चित्रों में मेघदूत, तानसेन के राग, आपदा प्रबंधन आदि को भी शामिल किया गया है। यह पहल विज्ञान और कला का सुंदर मिश्रण है और सरकार की मौसम विज्ञान क्षमता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दिखाती है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप पर 150 से ज्यादा फॉल्स किलर व्हेल फंस गई हैं। ये घटना आर्थर रिवर के पास हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन विभाग के मुताबिक 157 व्हेल में से 136 अभी जिंदा हैं। फॉल्स किलर व्हेल की बात करें तो ये एक बड़ी, पतली और गहरे रंग की डॉल्फिन है जिसमें छोटा, गोल और शंक्वाकार सिर होता है। यह किलर व्हेल के आकार से अलग है, लेकिन इसके बड़े दांतों के कारण इसका नाम फॉल्स किलर व्हेल रखा गया है। यह फॉल्स व्हेल उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है और गहरे समुद्र में रहना पसंद करती है। इसका आहार मछलियां, स्क्विड और कभी-कभी अन्य व्हेल और डॉल्फिन्स होते हैं। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में सऊदी अरब के रियाद शहर में आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसकी घोषणा की है। यह आयोजन सऊदी अरब के साथ हुए 12 साल के समझौते का हिस्सा है। ओलंपिक समिति ने युवाओं को ओलंपिक से जोड़ने के लिए ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक खेल को बढ़ावा देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक वर्चुअल सीरीज के जरिए ई स्पोर्ट्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब 6 सदस्यों वाली समिति ये तय करेगी कि पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक में कौन से गेम्स शामिल होंगे। यह कदम ई स्पोर्ट्स और पारंपरिक खेलों को एक साथ लाने की कोशिश है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, साल 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? सऊदी अरब, UAE, USA या फिर जापान? और दूसरा सवाल, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लागू किया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए किसानों को सीमित मात्रा में भुगतान करना पड़ता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की घोषणा किस कंपनी के द्वारा की गई है? मेटा, गूगल, अमेजॉन या फिर स्टारलिंक? सही जवाब है मेटा यानी विकल्प ए। और दूसरा, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, अरविंद पनगढ़िया या फिर प्रकाश श्रीवास्तव? सही जवाब है विकल्प बी यानी ज्ञानेश कुमार। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी देने हैं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।